हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का दिन है ये, और आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बसंत पंचमी की माँ सरस्वती की कृपा सभी पर बनी रहे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ हाउ टू राइट डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। डिस्क्रिप्टिव के आंसर्स कैसे लिखें। ऑब्वियसली ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जो केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, एएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, और यू आप जीआईसी और उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो इसके आप एक तरीके से ये डेमो भी मान लीजिए कि किस तरीके से जो खैर जो बैच चलेगा अभी तो एनटी का बैच अभी मैंने अभी इस वाला लॉन्च नहीं किया है, लेकिन जल्द ही जो है वो लॉन्च होगा। और आप लोगों को आज मैं बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस पहचाने, कैसे लिखना। मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगी, कल मैंने 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो बताए, और 10 जो है वो इसमें 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं, यानी कि 80 वर्ड्स के क्वेश्चन। आपको पहचानना कैसे है। अब मैंने आपसे कल कहा था कि मैं अब आप लोगों को यूनिट वाइज लेके चलूंगी। जैसे जो उसमें यूनिट दी गई है मेरे पास, 1 मिनट, वो फोटो भी है। 1 मिनट में जरा वो फोटो चेक कर लूँ। फोटो 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 फोटो, हाँ फोटो आ गई, ये रही। तो वो था, मैंने इसमें था कि इसमें ब्रिटिश लिटरेचर है, यानी कि एलिजाबेथन एंड जेकोबियन ड्रामा, विलियम शेक्सपियर। तो मैं एक एक यूनिट लेकर, जैसे ब्रिटिश, अमेरिकन, वर्ल्ड लिटरेचर, इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड मूवमेंट्स, ये लेके अब आपके 60+10 का। अब जैसे कल आप लोगों को टेलीग्राम पर एक क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और उस जब आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे तो कल ही आपको उसकी आंसर की नहीं मिलेगी। ऑन संडे वी विल डिस्कस द आंसर की, ठीक है। आंसर की पूरी भेज, मतलब यहाँ पर मैं एमसीक्यूज कराऊंगी, और जो 10 डिटेल्ड क्वेश्चन के आंसर हैं दैट आई विल सेंड यू, और एंड आई आल्सो लेट यू नो द एजेस एंड ऑल दैट। तो चलिए, बिना आप लोगों को, बिना अपना समय व्यर्थ करें, चल अब ये रहा, आज क्वेश्चंस लिए हैं, और मैं आपको एक एक क्वेश्चन कैसे लिखते हैं क्या है, कल मैंने आपको बताया भी था कि मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है जी, तो अब मैं उन्हीं 10 क्वेश्चंस को आप लोगों को बताना शुरू कर रही हूँ, कैसे जो है लिखा जाता है, क्या नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन है, ये हमारे क्वेश्चन तो कल हो गए थे ये वाले, तो 60 क्वेश्चंस हो गए थे ये वाले। ठीक है, और उसके बाद अब आपका आता है, सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट। अगर आपको दिख रहा हो, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेजिक फ्लॉ इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडी विद रेफरेंस टू एनी टू कैरेक्टर्स। अब आपको कोई रट के ये काम कोई सिखा नहीं सकता, तो लेट मी टेल यू हाउ टू राइट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पहचानना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पहचानना है। स्कैफोल्डिंग मेथड कहा जाता है। आपको क्वेश्चन पहचानना है कैसे, देखो। अगर आपका क्वेश्चन जो है, आपको सबसे पहले मैं यही वाला बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखना है, कैसे आपको बढ़ना है 80 वर्ड्स में। देखिए, अगर आपका क्वेश्चन है कैरेक्टर या ट्रेट बेस्ड क्वेश्चन, कैरेक्टर या ट्रेट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक, यानी कि ट्रेट बेस्ड क्वेश्चन मतलब, यानी कि ट्रेजिक फ्लॉ पूछ रहा है, या कि भाई कोई किसी कैरेक्टर की अर्नेस्टनेस के बारे में पूछ रहा है, उसके उसकी मर्सी के बारे में, उसके ट्रेजिक फ्लॉ के बारे में। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इसमें आपसे पूछा जा सकता है, ट्रेजिक फ्लॉ पूछा जा सकता है, हीरोइज्म पूछा जा सकता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी जो भी चीज जो है, या फिर आइडेंटिटी। तो सबसे पहले अब इसको क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस का फॉर्मेट आपको कैसे डिजाइन करना है, दैट यू हैव टू नो। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट का डिफिनेशन देना है। कहीं से कहीं तक भी कोई हेडिंग नहीं डलेगी, कुछ नहीं डलेगा, कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन देनी है। कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन, पॉइंट नंबर 1, कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन देंगे, यानी कि जनरल मीनिंग ऑफ द ट्रेट। क्या देंगे, जनरल मीनिंग ऑफ द ट्रेट। कि ट्रेजिक फ्लॉ के बारे में अगर पूछा तो व्हाट इज ट्रेजिक फ्लॉ, मैं बताऊंगी भी। आप इसको अगर देखेंगे तो इसी के बिल्कुल इसी पे कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आप यहां पे ले सकते हैं
कैरेक्टर, कैरेक्टर लिया आपने और उसमें आपको क्या बताना है कि उसमें आप उसको उसको बताएंगे उस कैरेक्टर में ट्रेट प्लस कॉन्सिक्वेंस कि उस ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से उस कैरेक्टर के का क्या परिणाम हुआ। उसके बाद आपको क्या करना है, आप चाहो अगर मान लीजिए कंपैरिजन वगैरह दे रखा है तो एक और कैरेक्टर ले लो, कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2, फिर क्या बताना है, ट्रेट एंड कॉन्सिक्वेंस, यही सेम चीज बतानी है। अब उसके बाद ये हो गए आपके सबसे पहले फॉर्मेट में नंबर 1 अगर क्वेश्चन किस तरीके का है। अब यहां पर इसको पीसी का तीसरा पॉइंट लिख रही हूं। इसके बाद आपको देना है कंपैरेटिव इंसाइट। कंपैरेटिव इंसाइट का मतलब होता है कि आपको इसमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना होता है। आप कंपेयर कीजिए, कंट्रास्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए मकबेथ को किंग लियर से कंपेयर कर दिया जाए या मकबेथ को ओथलो से कंपेयर किया जाए, ऐसे। उसके बाद क्या करना है, फोर्थ नंबर का पॉइंट है, फोर्थ नंबर में आपको क्या करना है, कंक्लूजन देना है। या मार्क माय वर्ड्स, कहीं से कहीं तक भी किसी की भी हेडिंग जो है आप लोगों को नहीं डालनी है। तो यूनिवर्सल ह्यूमन इंसाइट जो है वो आपको इसमें देनी है। यूनिवर्सल ह्यूमन इंसाइट देनी। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है एंड दैट इज, जो इसका फॉर्मूला है, डिफाइन अप्लाई अप्लाई, डिफाइन अप्लाई यानी कि कैरेक्टर, अप्लाई, कंपेयर एंड कंक्लूड। ये इस तरीके से, ये आपका पहला जिस तरीके का क्वेश्चन अगर आपका ये इस तरीके से हो कि डिस्कस द जो है, अब जैसे हमारा क्वेश्चन यही था, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन फर्स्ट। हमारा क्वेश्चन था ये, और क्वेश्चन हमारा ये था, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेजिक फ्लॉ इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज विद रेफरेंस टू एनी टू कैरेक्टर्स, ये पूछा गया। तो अगर कैरेक्टर या ट्रेड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो सबसे पहले जो कि ट्रेजिक फ्लॉ, हीरोइज्म में कुछ भी है तो फॉर्मेट है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन देनी। ये नहीं कि आपने किसी भी उसका जो है प्ले की समरी लिख दिया, कोट्स लिख दिया ना, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। अब चलो इसी के उस पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोगों के यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं सामने से हट जाती हूँ तभी आप लोग जो है इसको आराम से समझ पाएंगे। देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन का सेंट्रल कॉन्सेप्ट जो है वो देना है। मैंने भी बताया था कि सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो समझाइए, जो पूछा है सबसे पहले उसी का जवाब दीजिए। 15 से 20 वर्ड्स में आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझा देना, टॉपिक सेंटेंस देना है, कॉन्सेप्ट समझा देना है। यहाँ पर आपको बताना व्हाट इज द आइडिया। जैसे शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरोज, यहाँ पर किसी, जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो आपको किसी टेक्स्ट का नाम नहीं लेना है। आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, जो मैंने अभी आपको बताया, आप चाहो तो यहाँ देख सकते हो। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन देना है, जनरल मीनिंग ऑफ द ट्रेट। तो जब जनरल मीनिंग ऑफ द ट्रेट देना है ना, तो जाते के साथ ही सबसे पहले जो है ना मैकबेथ या ओथलो ये सबका नाम नहीं देना, सबसे पहले जनरल मीनिंग देना है, जनरल डेफिनेशन देनी है, और वो 15 से 20 वर्ड में हो जाना चाहिए। तो टॉपिक सेंटेंस है 15-20 वर्ड से। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, और उसके बाद ये बताओ क्वेश्चन का को जब ये पूछा जा रहा है डिस्कस, तो आपको सबसे पहले डिस्कस क्या करना है, ट्रेजिक फ्लॉ को डिस्कस करना है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन का सेंट्रल कॉन्सेप्ट आपको डिफाइन करना है। किसी टेक्स्ट का नाम अभी आपको नहीं लेना, पढ़ के देखिए। शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरोज possess a fatal character flaw, hamartia, that precipitates their downfall। यहां तक आ गए, ये हो गया आपका यहां तक, ये हो गया डेफिनेशन ऑफ द ट्रेट। ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ द ट्रेट। ये ट्रेट को आपने डिफाइन जो है वो कर दिया है, डेफिनेशन ऑफ द ट्रेट। ठीक, अब आपको यहां से, अब जिसके बारे में पूछा, दो कैरेक्टर्स बोले हैं तो कैरेक्टर नंबर 1 मकबेथ। अब कैरेक्टर का ट्रेट बताओगे और उसके कॉन्सिक्वेंस बताओगे। मकबेथ्स ओवरवेमिंग एम्बिशन, ये ट्रेट आ गया। कैटलाइज्ड बाय द विचेस प्रोफेसी एंड लेडी मकबेथ्स मैनिपुलेशन, ये यहां तक उसका जो है वो क्या बताया, ट्रेट बताया। ड्राइव्स हिम टू रेजिसाइड, ये उसका कॉन्सिक्वेंस बताया। drives him to regicide and tyranny, ultimately leading to his destruction। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब आप में से बहुत लोगों को ये चीज लगती होगी कि हम लोगों ने एमए करा है, हम लोग थीसिस लिखी है, वी हैव डन दिस एंड दैट। मैं आपको एक बहुत सही बात बताती हूँ। I don't know how many of you have been appear in this type of examinations before,
मगर मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि जब भी कभी इस तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो एग्ज़ामिनर्स बिल्कुल भी हमारे दिमाग में वही इमेज बैठी होती है। आप मुझे बताना, आप मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं? एक इमेज वही बनी होती है कि जैसे हम एमए में लिखते थे या जब ऑनर्स करते किया है तो लिखते थे कि कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं उसमें कोट्स डाल रहे हैं, सजा सजा के लिख रहे हैं, तो वो जो है ना, या बहुत सारे कोटेशंस कोटेशंस ज़्यादा हो जाते हैं, पर्पल पैच सा लगने लगता है और टेक्स्ट जो है वो कम होता है, तो लगता है कि अरे हाँ बहुत बढ़िया हमने लिखा है। मैं आपको बता रही हूँ यहाँ आप गलती कर रहे हो। ये जो चीज़ है ना, वो ये जानना चाहते हैं वेदर आप रट कर आए हो या आपको वाक़ई में चीज़ की नॉलेज है। ये आपसे जानना चाहता है। अगर आप इफ यू आर यूजिंग टू मेनी कोड्स, इट मीन्स यू आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, यू हैव रोट मेमोरी, यू हैव जस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा रट्टा लगा रखा है, वो चाहे पोयम की लाइन्स हो। अब मकबेथ में तुम जो है मकबेथ का मकबेथ हैज़ मर्डर्ड स्लीप, अब आप उसमें वो बताओ, घुसा दो कहीं भी उस चीज़ को, नहीं। आपको कोई हेडिंग नहीं डालनी है, कोटेशंस वेयरएवर इट इज रिक्वायर्ड, बिना कोटेशन के काम ही नहीं चल रहा है, कोटेशन वाला ही सेंटेंस है, कोटेशन वाला ही क्वेश्चन है, अनलेस दैट इज नॉट दैट इज आस्क्ड, आपको वो चीज नहीं बतानी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको कोटेशंस के चक्कर में इतना नहीं पड़ना है, क्योंकि कोटेशंस जो स्टैंडर्ड चेक करने वाला होता है, वैल्यूएटर होता है, वो आपकी बीए और एमए की कॉपी चेक करने के लिए नहीं बैठा। ऑब्वियसली ये एक एग्जाम ओरिएंटेड चीज है, स्टैंडर्ड चीजें हैं। तो जिस तरीके से आपसे ये पूछा जा रहा है, आपसे इसमें अगर कोई आपका क्वेश्चन ही ऐसा हो जो किसी कोड पर आधारित हो, तब तो आपको उसे प्रूव करना पड़ेगा। अदरवाइज डू नॉट ट्राई टू पुट कोट्स इन बिटवीन, वो चीज सिर्फ और सिर्फ एक गलत इम्पैक्ट देगा, ये मैं कहना चाहती हूँ। तो जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन के हिसाब से 80 वर्ड्स में क्या क्या कर दोगे भाई। फिर उसके बाद लेगा लेडी मकबेथ्स मैनिपुलेशन ड्राइव हिम टू रेजिसाइड एंड टायरनी। कभी भी समरी नहीं लिखनी है, कोट्स नहीं लिखने हैं, को मतलब कोटेशन, अननेसेसरी कोटेशन नहीं लिखने हैं, या कोटे चीज की शुरुआत आप बहुत ज्यादा जैसे फ्लावरी जो है उससे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ईडियम्स एंड फ्रेजेस यूज कर रहे हैं, नहीं। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, और नो जो है फ्लावरी लैंग्वेज के, क्या होता है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा कोट या फ्लावरी लैंग्वेज के चक्कर में पड़ेंगे तो आप भूल जाएंगे, आप कॉन्सेप्ट आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझा पाएंगे, भटक जाएगा आपका वो जी चीज जो है, वाक्य भटक जाएगा, और लिखने में एक्सप्रेशन चाहिए। तो देखो अल्टीमेटली लीडिंग टू इज डिस्ट्रक्शन। अब उसके बाद आपको कुछ वर्ड्स जो है वो ये यूज करने हैं, जैसे सिमिलरली, ऑथलो ससेप्टिबिलिटी टू जेलसी। अब यहाँ आ गया कैरेक्टर सेकेंड, और उसका कैरेक्टर ट्रेट बताया, और उसके बाद उसका क्या बताया, यहाँ पे उसको जिसे कहना चाहिए उसका कॉन्सिक्वेंसेस बताए, बिकम्स एज एक्लीज हील। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर ये जो है एक्लीज हील की जगह वीक पॉइंट है, कहीं पर इफ यू वांट टू यूज समटाइम्स, मैंने कहा ना जब ईडियम वहां यूज करो, इफ इट इज रिक्वायर्ड, नहीं जरूरत है तो मत करो। Iago exploits this vulnerability, transforming the noble Moor into a murderous irrational figure। हो गया जी यहाँ तक दोनों कैरेक्टर्स के। पहले हमने व्हाट इज ट्रेजिक फ्लॉ बताया, फिर दो कैरेक्टर्स लिए, उनके ट्रेट के कॉन्सिक्वेंसेस बताए, और दीज फ्लॉ ह्यूमनाइज द प्रोटैगनिस्ट, इवोकिंग बोथ पिटी एंड फियर। अब उसके बाद हमें क्या बताना है, अब उसके बाद हमें देखो ये लेना है कंपैरेटिव इंसाइट, कंपेयर करना है, कंट्रास्ट करना है। तो हम कंपैरेटिव इंसाइट लेते हैं कि ये जो फ्लॉज हैं, ये ट्रेजेडी का पर्पस क्या होता है, पिटी एंड फियर को इवोक करना, तो वो हमें इसमें देखने को मिलता है। द ट्रेजिक फ्लॉ ऑपरेट्स विद इन अ लार्जर फ्रेमवर्क ऑफ फेट, सर्कमस्टांस एंड मॉरल चॉइस। अब ये यहां से आ गया आपका, यहाँ पे ये पूरा आपका यहाँ से शुरू हो गया, द ट्रेजिक फ्लॉ ऑपरेट्स, ये आपका कंक्लूजन है। एक जनरल ह्यूमन इंसाइट दी जाती है, द ट्रेजिक फ्लॉ ऑपरेट्स विद इन अ लार्जर फ्रेमवर्क ऑफ फेट, circumstance and moral choice, demonstrating that even extraordinary individuals cannot escape the consequences of their inherent weaknesses when coupled with adverse circumstances। 80 वर्ड में इसी तरीके से लिखा जा सकता है। if you try to thrust so many things in it, तो आप ऑब्वियसली आप इसमें जो है, अगर आप बहुत ज्यादा स्टफ करने की कोशिश करोगे तो वो बेकार हो जाए, है ना, अति सर्वत्र वर्जियत, वो नहीं करना है। तो ये था पहला क्वेश्चन जिसमें आपका डिस्कस द कॉन्सेप्ट वाला हो। तो आई होप कि आपको पहला पॉइंट समझ में आओ। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे 10 क्वेश्चन।
Now let's discuss the second type of question, and that is analyze the themes of social injustice and inequality in Charles Dickens' novel. How do his works criticize Victorian society? आप एक चीज है, पहला डिस्कस था, अब अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो इन्हें कैसे लिखोगे भाई? चलो अब ये बताती हूँ, है ना भाई? तो आपको सेकंड वाला क्वेश्चन जो है मैं बता रही हूँ, हर तरीके के क्वेश्चन का तरीका अलग अलग होता है लिखने का, ठीक है? अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है प्रॉब्लम बेस्ड। अब प्रॉब्लम बेस्ड वाला अब हम पहले मैं क्वेश्चन देख लूं ना, क्वेश्चन क्या था? Analyze the theme of social injustice and inequality in Charles Dickens' novel. How do his works critique Victorian society? तो अगर इस तरीके के क्वेश्चंस हो तो आपको सबसे पहले ये आपका फॉर्मेट नंबर सेकंड है, ये फॉर्मेट नंबर 2 है, ठीक है? फॉर्मेट हम दूं इससे पहले बता दूं, ये टाइप 2 क्वेश्चंस हैं। टाइप 2 क्वेश्चन इसमें क्या है? ये है प्रॉब्लम बेस्ड। जैसे वो वाले थे हमारे कैरेक्टर ट्रेड बेस्ड थे, कैरेक्टर या ट्रेड बेस्ड थे, ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये है प्रॉब्लम बेस्ड, ठीक है जी? प्रॉब्लम बेस्ड या इशू बेस्ड क्वेश्चंस आप मान सकते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड या इशू बेस्ड क्वेश्चंस। अब इसमें क्या करोगे आप? सबसे पहले आप इसमें सबसे नंबर 1 आप क्या करोगे? प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जैसे उसमें ट्रेड को डिफाइन करना है, इसमें आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे, ठीक है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसमें आपको प्रॉब्लम स्टेट करनी है, यानी कि ये आपका इंट्रोडक्शन है। और here you have to introduce the name of the author. Here introduce, वहां कैरेक्टर ट्रेट में नहीं करना है। Here introduce the name नहीं, वहां पर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं करना है। Here introduce the name of the author. अब उसके बाद क्या करोगे आप? यहां पर टेक्सचुअल एविडेंस दो, टेक्सचुअल एविडेंस दो। पहले टॉपिक सेंटेंस में आप ये करोगे टेक्सचुअल एविडेंस, यानी कि नॉवल दो प्लस इशू दो। टेक्सचुअल एविडेंस एक दे सकते हो, दो भी दे सकते हो, आप देख लेना अगर आपको याद हो तो। टेक्सचुअल एविडेंस दो सेकंड, उसमें भी आपको क्या बताना है? नॉवल प्लस इशू बताना है। उसके बाद यहां पर ये जो 2 पॉइंट्स हो गए, तीसरा पॉइंट है यहां पर आपको देना ऑथर स्टैंड। ये सारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ऑथर स्टैंड, यानी कि ऑथर क्या करता है? रिफॉर्म मांगता है, क्रिटिसाइज करता है या रेजिस्टेंस दिखाता है, ये सारा आपको इसमें बता देना है। और उसके बाद जो कंक्लूजन आएगा उसमें आपको क्या देना है? अपना अपना जो है ना, आपके हिसाब से क्या चीज होनी चाहिए वो नहीं है, व्हाट द जो है राइटर क्या बताना चाहता है, वही मॉरल या सोशल विजन ऑफ द राइटर, ठीक है जी? ये इस तरीके से हर एक का इसका होता है, पहले प्रॉब्लम देंगे, फिर टेक्सचुअल एविडेंस देंगे, फिर पर्पस बताएंगे और फिर विजन बताएंगे राइटर का। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है कि अगर टाइप 2 क्वेश्चंस आते हैं जो प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं, पहले हमारे कैरेक्टर बेस्ड थे, तो टॉपिक सेंटेंस जो यानी कि शुरू का लाइन होती है 15 से 20 वर्ड्स होते हैं, उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं व्हाट द क्वेश्चन इज अबाउट। इफ द क्वेश्चन इज अबाउट कैरेक्टर ट्रेट, देन ऑब्वियसली वील हैव टू स्टेट द कैरेक्टर, and if the question is about the problem, obviously we'll first in the first 15 to 20 words we'll state the problem, और यहाँ आप ऑथर का नेम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन है चार्ल्स डिकिंस। एंड पहले क्वेश्चन देखिए, एनालाइज द थीम्स ऑफ सोशल, ये प्रॉब्लम बेस्ड या इशू बेस्ड क्वेश्चन है। आप यहाँ पर सबसे पहले आपने लिया, यहां से आपने स्टार्ट करा चार्ल्स डिकिंस फिक्शन। Charles Dickens' fiction constitutes a powerful indictment of Victorian social inequalities. Oliver Twist अब ये देखो हो गया, यहां तक हो गया। Charles Dickens' fiction constitutes a powerful indictment of Victorian social inequalities. आपने ले लिया, यहां से क्वेश्चन का सेम चीज यहां ले ली, अब आपको हाउ करके इसे प्रूव करना है, कैसे? तो सबसे पहले आपने अपने इसमें यहां पर जो यहाँ क्वेश्चन पे, अब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज मत उतार देना। एक और बहुत जरूरी चीज, बच्चों की तरह कि द थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी इन चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स आर, ऐसे करके मत कर देना। इसी चीज को अपने शब्दों में करना है, देन इट विल बी कंसिडर्ड अ गुड आंसर।
अगर आप क्या करते हो, जैसे बच्चों को सिखाते हैं, जैसे मैं अपनी बेटी को सिखाती हूँ, बिकॉज शी इज इन 4th क्लास, तो मैं उसको क्या सिखाती हूँ कि बेटा जो क्वेश्चन वर्ड्स है उन्हें हटाओ और वहां से आंसर स्टार्ट कर दो। बट आई कैन नॉट टीच दिस टू यू पीपल ना, आप लोगों को कैसे बता दूंगी। तो वो ही चीज वो बच्चों के लिए है, ये बड़ों के लिए नहीं है। आपको क्या करना, इफ यू आर राइटिंग द क्वेश्चन लाइक द आंसर ऑफ द क्वेश्चन लाइक दिस, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट ऑन अ राइट ट्रैक। तो आपको क्या करना है कि ये जैसे ये है, यहां पर आपने क्वेश्चन को समझा, एनालाइज द थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी इन चार्ल्स डिकेंस नॉवल। तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स प्रेजेंट्स अ पावरफुल इंडिक्टमेंट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इन विक्टोरियन सोसाइटी। अब इसको आपको आगे बढ़ाना है, हाउ, कैसे। तो ऑलिवर ट्विस्ट आपने दिया, सबसे पहले टेक्सचुअल एविडेंस देना है। Oliver Twist exposes the brutality of workhouses. You must know what the novel is about. और ऑब्वियसली ये चीजें आपको पता होनी जरूरी है, क्योंकि ये सरफेस लेवल पे नहीं लिखे जा सकते, ऐसा होता है तो वैसा होता है, ऑलिवर ट्विस्ट में ये होता, नो बीटिंग राउंड द बुश। तो ऑलिवर ट्विस्ट exposes the brutality of workhouses and the exploitation of orphaned children, while Bleak House, अब यहां पर ये जैसे while है, क्योंकि आप साथ में चीजों को ले रहे हैं, तो while है, similarly है, consequently है, ये सारे एडवर्ब्स आपको यूज करने होंगे, एडवर्ब्स और ये जो आपके कनेक्टर्स हैं ये आपको रखने होंगे। ब्लीक हाउस सैटाइराइजेस द इनएफिशिएंसी एंड करप्शन ऑफ द लीगल सिस्टम। यहां तक हमने इस बात को कह दिया। नाउ लेट्स मूव, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को बढ़ाता हुआ होना चाहिए। डिकेंस एम्प्लॉयज विविड कैरेक्टराइजेशन फ्रॉम द पैथेटिक ऑलिवर ट्विस्ट टू द रेजिलिएंट पिप इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। विविड कैरेक्टराइजेशन है, कैसे है, ह्यूमनाइज विक्टिम्स ऑफ पॉवर्टी एंड टू ह्यूमनाइज विक्टिम्स ऑफ पॉवर्टी एंड क्लास प्रेजुडिस। हिज नैरेटिव्स रिवील, अब आपको पूरा इसमें बताना है, हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रिजिड क्लास हायरकीज परपीचुएट सफरिंग। ये आपको पूरा है कि हाउ डू हिज वर्क्स क्रिटिसाइज विक्टोरियन सोसाइटी। तो बेसिकली इसमें बताना है कि विक्टोरियन सोसाइटी में बहुत तेजी से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन दिस वाज एन एज ऑफ मॉरल अर्नेसनेस एज वेल एज दिस वाज द एज ऑफ अनरेस्ट। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है लोगों के अंदर अनरेस्ट बहुत ज़्यादा था, और जो है एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। तो हिज नैरेटिव्स रिवील इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ये हो गया थ्रू मेलोड्रामेटिक प्लॉट्स इंटरवोवन विद सोशल रियलिज्म। डिकेंस एडवोकेट्स, मैंने आपको बताया था ना कंक्लूजन में, अपना विजन नहीं लिखना है राइटर का, तो राइटर का डिकेंस एडवोकेट्स फॉर कंपैशन, education and institutional reform. His works mobilize public opinion, contributing to actual legislative changes addressing child labor and poor relief during the Victorian era. तो ये विजन बताया किसका, डिकेंस का। तो दो तरीके क्वेश्चन मैंने बताए, एक कैरेक्टर ट्रेट वाला बताया, एक सोशल प्रॉब्लम वाला बताया। एक से दूसरा सेंटेंस कैसे बढ़ेगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप क्वेश्चन में से ढूंढोगे क्या चीज पूछी जा रही है, बट आपको वर्ड फॉर वर्ड क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं उतारनी है, वो बहुत गंदा आंसर माना जाएगा। तो ये था दूसरे नंबर का क्वेश्चन। अब चलिए तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे, अब आते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन मॉडर्निस्ट लिटरेचर, प्रोवाइड एग्जाम्पल फ्रॉम वर्जीनिया वुल्फ्स वर्क्स। अब आपको आप मेरे बताने से पहले ही आपको पता चल गया होगा, सबसे पहले आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बताना है। तो जो एक्सप्लेन वाले होते हैं, तो एक्सप्लेन वाले में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन है, यानी कि टाइप 3 क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। टाइप 3 क्वेश्चन है हमारे एक्सप्लेन वाले, जिसमें हमें फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, आइसबर्ग थ्योरी और ये सब बताना हो, तो ये एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन होते हैं। एक्सप्लेन, डिस्कस या डिफाइन होते हैं, ये होते तो वही है जैसे कैरेक्टर ट्रेट वाले थे, लेकिन उसमें एक्सप्लेन, डिस्कस, डिफाइन। और इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी चीज पूछी जा रही है ना, हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देंगे। नो नेम ऑफ द टेक्स्ट इन दिस, मतलब जो इंट्रोडक्शन, नो नेम ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, देयर विल बी नो नेम ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट का नाम हम अभी इसमें नहीं देंगे। जब हम डेफिनेशन देंगे तो हम टेक्स्ट का नाम नहीं देंगे। अब उसके बाद, इसके बाद जब भी कभी, और ये किसके लिए होगा, जैसे आइसबर्ग थ्योरी है, या आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है,
ये बेसिकली उनके लिए। अब सबसे पहले डेफिनेशन दे दी, अब डेफिनेशन के बाद आपको क्या बताना है, स्कोप या पर्पस बताना है। भाई स्कोप या पर्पस में आपको क्या बताना है, लेट मी टेल यू दैट एज वेल। ये मतलब ये आपको ये बताना है, ये आइडिया या व्हाई दिस आइडिया केम इनटू बीइंग, कि ये आइडिया क्यों आया, क्या रीजन क्या था इस आइडिया के आने का, व्हाई दिस आइडिया केम इनटू बीइंग। उसके बाद अब आपको यहां पे स्कोप के बाद आपको एग्जांपल्स देने हैं, स्कोप के बाद एग्जांपल दो, एक दो 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 80 एग्जांपल में क्या देना है आपको, 1 और 2 टेक्स्ट का इलस्ट्रेशन देने हैं। और उसके बाद सिग्निफिकेंस भी बतानी है, जब भी कभी अगर कोई इस तरीके के क्वेश्चन हो तो सिग्निफिकेंस बतानी है कि लिटरेचर में इनकी क्या वैल्यू है, लिटरेचर पे द इम्पैक्ट ऑफ these of the concept on literature। ठीक, उसके बाद कंक्लूजन है, यानी कंक्लूजन में आपको क्या करना है, जनरल इवैल्यूएटिव लाइन है, जनरल इवैल्यूएटिव लाइन जो है आपको देनी है। तो ये है आपका इस तरीके के क्वेश्चंस को लिखने का तरीका। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन, जैसे अगर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पूछा तो व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पुट द नेम ऑफ द टेक्स्ट। नेक्स्ट, व्हाई दिस आइडिया केम इनटू बीइंग, क्यों ये आइडिया आया, क्या रीजन था। उसके बाद नाउ यू विल हैव टू पुट द नेम्स ऑफ द टेक्स्ट, द नेम्स ऑफ द पर्टिकुलर टेक्स्ट यू वांट टू राइट अबाउट, सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सेम, क्या इन थ्योरी के आने से क्या हेल्प मिली, और कंक्लूजन। चलो अब इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन मॉडर्निस्ट लिटरेचर, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स फ्रॉम वर्जीनिया। अब एग्जाम्पल मांगे, स्ट्रीम ऑफ, सबसे पहले आप ये देखो, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस रेवोल्यूनाइज्ड narrative technique by presenting characters unfiltered thoughts and sensory perceptions। ये उसकी डेफिनेशन आ गई कि स्ट्रीम, आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ टेक्निक टू प्रोड्यूस टू प्रेजेंट द अनफिल्टर्ड थॉट्स ऑफ द कैरेक्टर्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो। वर्जीनिया वुल्फ मास्टरफुली एम्प्लॉयज दिस मेथड इन मिसेस डेलोवे। अब आपका यहाँ पे था देखो, और इसमें ना एक ही लाइन में इसमें एक्चुअली बता दिया गया है कि ये आया क्यों। ये revolutionized that way by presenting characters unfiltered. Virginia Woolf masterfully employs this method where Clarissa's memories, anxieties, and observations flow seamlessly, capturing the fragmented nature of consciousness। और आप इसको इस तरीके से यहाँ पर आप चेक करिए कि क्यों आया, टू प्रेजेंट द अनफिल्टर्ड थॉट्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में अगर आपको बताना है कि भाई ये क्यों, व्हाई दिस केम इनटू बीइंग, टू प्रेजेंट द अनफिल्टर्ड थॉट्स ऑफ द कैरेक्टर्स, जस्ट टू शो कि हाउ फ्रेगमेंटेड दे आर फ्रॉम इनसाइड। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद टेक्स्ट दे दिया हमने इसमें, इन दो टेक्स्ट का नाम दिया है, इन टू द लाइट हाउस मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड टेम्पोरल शिफ्ट्स रिवील कैरेक्टर्स इनर लाइव्स विद अनप्रेसिडेंटेड साइकोलॉजिकल डेप्थ, दिस टेक्निक एबेंडेंस लीनियर। अब ये है कि अब यहां से ये चलिए, यहां पे सिग्निफिकेंस है, इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑन लिटरेचर बताने से पहले ये टेक्निक आप चाहो तो यहां से इस चीज को यहां आगे भी लगा सकते हो, इस चीज को, जैसे दिस टेक्निक एबेंडेंस लीनियर प्लॉट प्रोग्रेशन फ्रॉम एसोसिएशन इंप्रेशनिस्टिक रेंडरिंग ऑफ मेंटल प्रोसेस, आप इसको ऊपर ले सकते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस रेवोल्यूशनाइज्ड नैरेटिव टेक्निक बाय प्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स अनफिल्टर्ड थॉट्स एंड सेंसरी परसेप्शन, दिस टेक्निक एबेंडेंस लीनियर प्लॉट। आप इसको, क्योंकि ये जो है बेसिकली वैसे तो ये इम्पैक्ट है कि लिटरेचर पे पहले जो है लीनियर प्लॉट्स हुआ करते थे, मगर इस टेक्निक के आने के बाद लीनियर प्लॉट्स की कोई आवश्यकता नहीं रही। तो यहाँ से हमने इसका टॉपिक सेंटेंस दिया, यहाँ पे हमने एग्जांपल्स दिए, फिर यहाँ पर हमने इस पे लिटरेचर का इम्पैक्ट, लिटरेचर पर इसका इम्पैक्ट बताया, और it reflects modernist preoccupations with subjectivity, time's fluidity, and the inadequacy of conventional narrative forms to represent modern experience. Woolf's innovative prose challenged Victorian realism's external focus। ये आपका कंक्लूजन है, एक जनरल जो है वो बताना है इसमें, जनरल क्या के देना है आप उसमें देख सकते हैं, जनरल इवैल्यूएशन देना है। तो यहां हो गया कि वुल्फ्स इनोवेटिव प्रोज चैलेंज विक्टोरियन रियलिज्म्स
एक्सटर्नल फोकस। तो आप ये देख सकते हैं 3 तरीके के क्वेश्चन है, तो तीनों को लिखने का अलग अलग तरीका है। हर क्वेश्चन को एक ही तरीके से नहीं लिखा जा सकता। अब मैं आपको नेक्स्ट वाला बता देती हूँ। अब है आपका हमारा अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, मान लीजिए अब हमारा क्वेश्चन आता है, मान लीजिए क्या आता ही है, क्वेश्चन आता है हमारा सेटिंग या स्पेस बेस्ड क्वेश्चन, सेटिंग या स्पेस बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो सेटिंग या स्पेस बेस्ड क्वेश्चन है ये हमारा नेक्स्ट टाइप 4 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप इसमें क्या बताएंगे, सेटिंग एज बैकग्राउंड। आपको सबसे पहले सेटिंग एज बैकग्राउंड जो है वो इसमें बताना होगा। उसके बाद आपको फीचर्स बताने होंगे, फिर आपको टेक्सचुअल एग्जांपल्स देने होंगे, आप इवेंट्स दे सकते हैं, कैरेक्टर्स दे सकते हैं, और उसके बाद आप इसका सिंबॉलिक फंक्शन बताएंगे। सिंबॉलिक फंक्शन में इसलिए बताएंगे जैसे मालगुडी इज द माइक्रोज्म ऑफ सोसाइटी है, तो सिंबॉलिक फंक्शन बताएंगे इसका। एंड उसके बाद कंक्लूजन देंगे, कंक्लूजन में आपको यूनिवर्सलाइजेशन जो है वो बताना है। तो सेटिंग एज बैकग्राउंड एंड फीचर्स बताने हैं। फीचर्स में सोशल और कल्चरल ट्रेट्स, इसमें आप क्या बताएंगे, सोशल एंड कल्चरल ट्रेट्स बताएंगे, सोशल या कल्चरल ट्रेट्स। तो चलिए अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये था। अब चलिए क्वेश्चन होता है हमारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ऑफन कॉल्ड अ रीजनल पोएट विद अब इसमें क्वेश्चन में आपका मालगुडी वाला भी आ सकता है, इस क्वेश्चन में आपका हार्डी का भी आ सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, अब सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट्री ड्रॉज डीपली फ्रॉम न्यू इंग्लैंड। सबसे पहले जो भी उनका जो रीजन है आपको उसके बारे में बताना है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट्री ड्रॉज डीपली फ्रॉम न्यू इंग्लैंड्स रूरल लैंडस्केप। अब उसका बेसिकली इसको ऐसे याद रखिएगा, सबसे पहले प्लेस बताना है, फिर पीपल बताना है, फिर पैटर्न बताना है, फिर मीनिंग बताना है। पीपल, सबसे पहले प्लेस, पीपल, पैटर्न, मीनिंग। प्लेस, पीपल, पैटर्न, मीनिंग। तो यहाँ पर आप ये देखिए, लैंडस्केप्स, डायलेक्ट एंड कस्टम्स, अर्निंग हिम द डेजिग्नेशन रीजनल पोएट, वर्क्स लाइक। अब यहाँ पर आपको जो है उनके वर्क एग्जाम्पल देने, जैसे मेंडिंग वॉल है या बर्चेस है, डिपिक्ट स्पेसिफिक जोग्राफिकल सेटिंग्स विद मेटिकुलस डिटेल्स। तो ये यही एग्जाम्पल, अब आप इसमें स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग का एग्जाम्पल नहीं दे सकते क्योंकि वो वाला एग्जाम्पल उसमें सेट नहीं हो रहा है। तो आप मेंडिंग वॉल या बर्चेस का एग्जांपल इसमें देंगे। हाउएवर फ्रॉस्ट ट्रांसेंड्स रीजनलिज्म बाय एक्सप्लोरिंग यूनिवर्सल कंसर्न्स, क्योंकि फ्रॉस्ट जो है रीजनलिज्म से ज्यादा ह्यूमन कंसर्न्स, आइसोलेशन, चॉइस, मोर्टिलिटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर। द रोड नॉट टेकन यूजेस, अब देखो यहाँ पर है यूनिवर्स, अब इसमें पूछा है यूनिवर्सल थीम्स, उनका रीजनल पोएट होना यूनिवर्सल थीम्स को कैसे बताता है। तो बेसिकली द रोड नॉट टेकन का एग्जाम्पल, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ रोड नॉट टेकन। देखो जो बेसिकली उन्होंने स्पेस को बताया है, जगह को बताया है, वो बर्चेस पे है मेंडिंग वॉल में। रोड नॉट टेकन में उन्होंने एक जनरल वो बताया है कि वुडलैंड पाथ एज अ मेटाफर फॉर लाइफ्स डिसीसिव मोमेंट्स। स्टॉपिंग बाय वुड्स कंटेम्पलेट डेथ्स अल्योर अमिड्स नेचुरल ब्यूटी, जो चीज जहां एग्जांपल आएगा वहीं पे लिखना है। His accessible language masked philosophical complexity, addressing existential themes through concrete imagery. This duality, rootedness in specific local, combined with timeless universal insight, explains Frost's enduring appeal across diverse cultural contexts. अब आपके सामने अगर इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आता है तो क्या आप नहीं लिख लेंगे। अब देखो सेम 65 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये बेसिकली प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जामिन, जो मैंने अभी आपको चार्ल्स डिकिंस वाला करवाया था, एग्जामिन द ट्रीटमेंट ऑफ कास्ट एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन मुल्कराज आनंद्स अनटचेबल, हाउ डज द नॉवल एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर
बेसिकली जो ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताना है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मुल्कराज आनंद्स अनटचेबल पावरफुली डिपिक्ट्स वन डे इन द लाइफ ऑफ बाखा एन ओल्ड स्वीपर एक्सपोजिंग द डीह्यूमनाइजिंग कास्ट सिस्टम इन कॉलोनियल इंडिया। आ गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद अब आप लोगों को क्या देना है, इसमें ऑथर का नाम इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब हम जो नॉवल लिया है उस नॉवल को लेंगे, उस नॉवल का इशू बताएंगे। जैसे नॉवल जो है वो अनटचेबल्स के बारे में बताता है, नॉवल अनटचेबल के बारे में बताता है पूरा। में इसमें थोड़ा सा हमें ऐड करना पड़ेगा अगर हमें पता है कि, तो नॉवल इलस्ट्रेट्स हाउ अनटचेबल्स फेस कांस्टेंट ह्यूमिलिएशन, डिनाइड टेंपल एंट्री, forced into degrading occupations and subjected to violence for accidental contact with upper caste. Anand employs realistic detail and emotional intensity to evoke empathy, challenges और मतलब अब यहाँ से हम सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। द नैरेटिव प्रेजेंट्स पोटेंशियल सॉल्यूशन, इसमें 3 सॉल्यूशंस हैं, वो आप इसमें शॉर्ट में उसको लिखना पड़ेगा। गांधी स्पिरिचुअल रिफॉर्म, क्रिश्चियन मिशनरी एंड द फ्लश सिस्टम। तो बाय सेंटरिंग ऑन अनटचेबल्स कॉन्शियसनेस ये कंक्लूड करना है। एक इसमें कंक्लूजन में आपको क्या देना है, मॉरल या सोशल विद विजन, जो मैंने अभी आपको बताया था, दैट विजन शुड बी ऑफ द राइटर, आपका नहीं होगा, राइटर का होना। कभी भी आंसर लिखते हुए कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होना है, अपने व्यूज नहीं देने हैं, हमेशा जो है वो व्यूज जो है दूसरे के होंगे, भाषा आपकी होगी, ठीक है। इसलिए अपने तो आई इन माय टू कंक्लूड आई मस्ट से दैट स्कैवेंजिंग मस्ट बी स्टॉप्ड एंड पीपल शुड नॉट कैरी the जो है शिट ऑफ अदर्स ओवर देयर हेड्स। तो वो चीज़ जो है भाई, वो स्कैवेंजिंग में यही चीज़ हुआ करती थी। तो जो स्वीपर्स थे, दे हैड टू डू दैट डर्टी वर्क एंड दैट इज व्हाई दे वर कंसिडर्ड अनटचेबल्स। तो वो सब नहीं लिखना है कि आपको अपने आप भावनाओं में नहीं बहना है। यू शुड रिमेन ऑब्जेक्टिव थ्रू आउट थ्रू आउट राइटिंग। लिखते हुए बहुत ऑब्जेक्टिव रहने की जरूरत है। एंड आनंद सबवर्ट्स ट्रेडिशनल लिटरेरी हायरकीज, एडवोकेटिंग फॉर डिग्निटी, इक्वालिटी एंड सिस्टमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑप्रेसिव सोशल स्ट्रक्चर। तो ये हुआ हमारा, मैंने अभी 5 बताए हैं। और 5 बताने के बाद में अब आप लोगों को, जैसे अभी हर एक का कोई थ्योरी होती है, कुछ होता है, वो उसी पर ही होता है। तो टेक्निक हो गया, टेक्निक बेस्ड क्वेश्चंस अलग होते हैं, वो भी हम देखेंगे। टेक्निक बेस्ड जैसे हमने कहा था, नैरेटिव टेक्निक, सिंबलिज्म, रियलिज्म, मैजिकल रियलिज्म, अगर ये सेम उसी की तरह है जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह वाला है, ये उसी की तरह है। सेटिंग वाला मैंने करवा दिया। तो मैंने अब ये सारा का सारा आपको जो मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा हमारे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, काफ़ी समय इसमें लग गया है, और बाकी के 5 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिए हैं। अब आपको देखना है किस तरीके के हैं। और अब मैं एक पेपर आप लोगों को कल भेजूंगी, और उसकी जो उसको हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग संडे को करेंगे।